डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके कहानी संग्रह गृहलक्ष्मी से सुनिए कहानी नीड़ का बिरवा। प्रबोधिनी और रंजना बहुत अच्छी सहेलियां थीं। प्रबोधिनी ने अपनी बेटी की शादी रंजना के बेटे से करते हुए कहा था, रंजना, मैं अपने सुकोमल नीड़ के बिरवे को आज तेरे बंगले में रोपित कर रही हूँ। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। सुनिए कहानी नीड़ का बिरवा। कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्यरत प्रबोधिनी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए विचारों वाली महिला थी। पति आमोद विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। आमोद के शोध कार्य और विशिष्ट योग्यता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ के छात्रों को लाभान्वित करने हेतु 1 वर्ष के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। प्रबोधिनी का छोटा सा परिवार था। इनके 2 बच्चे थे, अविनाश और अदिति। अविनाश MBA करने के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि अदिति प्रबोधिनी के कॉलेज में ही BA ऑनर्स अंग्रेजी विषय में कर रही थी। प्रबोधिनी की मान्यता थी कि बच्चे अपनी माँ की सुघड़ता और फूहड़ता का जीता जागता प्रमाण होते हैं। वह इस संबंध में प्रारंभ से ही बहुत सतर्क और सजग थी। उसने अपने दोनों बच्चों के व्यक्तित्व को बड़े सलीके से संवारा था। यही वजह थी कि लोग प्रबोधिनी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। जब भी कोई प्रबोधिनी के समक्ष उसकी प्रशंसा करता था, तब वह बड़े ही सहज ढंग से कहती थी कि मैंने कोई विशिष्ट कार्य नहीं किया है। सभी माएँ अपनी क्षमता और लगन के अनुसार अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। आमोद 1 वर्ष के लंबे समय के लिए परिवार को छोड़कर एक अनजान देश में जाने का निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि मेरे जाने के बाद प्रबोधिनी और अदिति अकेले पड़ जाएंगे। प्रबोधिनी के ससुराल और मायके लोग भी नज़दीक में नहीं रहते थे। प्रबोधिनी ने आमिर को पूर्ण रूपेण आश्वस्त करके जाने के लिए प्रेरित किया था। आमोद कहने लगे थे, प्रबोधिनी, अकेले में तुम सब कुछ कैसे संभाल सकोगी? प्रबोधिनी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया था कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आमोद चिंतित होकर कहने लगे थे, प्रबोधिनी, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हमेशा से अपने घर परिवार के लिए पूर्णतः समर्पित रही हो। तुम बहुत बुद्धिमान, कर्मठ, समझदार होने के साथ ही एक सफल शिक्षिका के साथ और भी बहुत कुछ हो। फिर भी न जाने क्यों। प्रबोधिनी ने आमोद को प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। इतना अच्छा अवसर आपको स्वतः ही मिला है। बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलते। आपको जाना चाहिए। आमोद भावुक होकर कहने लगे, प्रबोधिनी, तुम तो जानती हो कि मेरे परिवार के लोग मेरी कमजोरी हैं। विदेश में 1 वर्ष तक तुम लोगों के बिना अकेले रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी सजा जैसा होगा। आमोद की बात सुनकर प्रबोधिनी भी यह सोचकर कि वह 1 वर्ष तक पति के बिना कैसे रह सकेगी, विचलित होने लगी थी। मगर अगले ही क्षण अपने आप पर काबू करते हुए सोचने लगी कि यदि मैं ही कमजोर पड़ गई तब ये कतई नहीं जा सकेंगे। प्रबोधिनी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही उत्साह के साथ आमोद के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अरे आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। 1 वर्ष का समय होता ही कितना सा है। कार्य की व्यस्तता में आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर यह भी तो सोचिए कि जिंदगी का यह 1 वर्ष आपको नए आयाम देकर जाएगा। नौकरी में कितनी तरक्की आपको मिल सकेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। इतने पर भी आमोद को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उनका कहना था कि मेरे हिसाब से यह कीमत मुझे कुछ अधिक ही लग रही है। अंततः काफ़ी सोच विचार विमर्श के बाद आमोद जाने के लिए तैयार हो गए थे। आमोद के चले जाने के पश्चात घर में अजीब सा सूनापन छा गया था।
माँ बेटी दोनों जब शाम को कॉलेज से वापस आती तब घर में निःशब्दता छाई रहती। जब आमोद थे तब इनका घर शाम के समय ठहाकों से गूंजता रहता था। अब शामें बहुत ही सूनी हो गई थी। अब तो यदा कदा अदिति की कोई सहेलियां आ जाती, तभी उनकी खिलखिलाहट से घर की उदासी कुछ समय के लिए मिट जाती थी। अवकाश के दिन कभी कभी प्रबोधिनी के सहयोगी शिक्षिकाएं भी आ जाती थीं, तब समय अच्छा व्यतीत हो जाता था। प्रबोधिनी की अपने कॉलेज की एक सहयोगी प्राध्यापिका रंजना से घनिष्ठ मित्रता थी। इन दोनों की विचारधारा में बहुत समानता थी। ये दोनों अपने सुख दुख की बातें और समस्याओं का समाधान आपस में करती रहती थीं। रंजना के पति का स्वयं का कारोबार था। इनके 2 बेटे थे, वरदान और अभिजीत। बड़ा बेटा वरदान पायलट बन गया था। छोटा बेटा प्रबोधिनी के बेटे के साथ ही MBA कर रहा था। अभिजीत का विचार अपने पिता के कारोबार में साथ में काम करने का था। इन दोनों का इस वर्ष कोर्स पूरा होने वाला था। प्रबोधिनी हर समय बेटे के आने के दिन महीने गिनती रहती थी। वह सोचती कि जब अविनाश आ जाएगा तब घर में रौनक हो जाएगी। कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में जीवन साथी की कमी कुछ अधिक ही महसूस होती है। रात के समय माँ बेटी को आमोद के फोन का इंतजार रहता था। एक शाम अचानक से प्रबोधिनी रसोई में टकरा कर गिर पड़ी थी। उसे लग रहा था मानो उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। अदिति ने प्रबोधिनी की सहेली रंजना को फोन करके बताया। वह तुरंत ही अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी से प्रबोधिनी के घर आ गई थी। रंजना ने सहारा देकर प्रबोधिनी को गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गई थी। एक्सरे में आया कि प्रबोधिनी के पैर की हड्डी कई जगह से क्रैक हो गई थी। प्लास्टर चढ़वाकर रंजना उसे घर लेकर आई थी। अब प्रबोधिनी को 1 महीने तक बिस्तर की शरण में रहना था। रंजना ने अपने घर का खाना बनाने वाली महाराजिन को प्रबोधिनी के घर खाना बनाने के लिए भेज दिया था। घर के अन्य कार्य करने के लिए प्रबोधिनी के घर काम वाली आती थी। रसोई में खाना बनाने का कार्य प्रबोधिनी स्वयं करती थी। अस्पताल से वापस आते समय गाड़ी में रंजना प्रबोधिनी से कहने लगी थी, प्रबोधिनी, तू अपनी बेटी अदिति को मुझे दे दे, वरदान के लिए, मेरे बेटे के लिए। तुझे लड़के की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और मुझे घर बैठे सुगर बहू मिल जाएगी। प्रबोधिनी मुस्कुराते हुए रंजना से पूछने लगी कि तू जो कुछ कह रही है उस पर भली वहाँ तूने विचार कर लिया है ना? यदि अदिति के व्यवहार से तुझे कोई परेशान होगी तब मुझसे बाद में बात मत कहना कि मैंने तुझे बताया नहीं था। रंजना ने बड़ी फुर्ती से उत्तर देते हुए कहा था, शादी के बाद अदिति मेरी हो जाएगी तब मेरी जिम्मेदारियां तब तेरी जिम्मेदारियां कहाँ रहेंगी? मेरी जिम्मेदारी ही तो रहेगी। फिर तुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस तरह से बातें करते हुए दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी थीं। प्रबोधिनी मनी मन सोच रही थी कि क्या अदिति को रंजना के बंगले की विलासितापूर्ण जिंदगी मिल जाएगी। यूं तो आमोद और प्रबोधिनी दोनों ही प्रतिष्ठापूर्ण नौकरियां करते थे, मगर अभी तक अपना घर नहीं बनवा पाए थे। वो किराए के घर में ही रहते थे। आमोद अपने माता पिता की सबसे बड़े संतान थे। उनसे छोटे 5 भाई बहनों की परवरिश और शादी विवाह आदि के सभी जिम्मेदारियां इन दोनों ने निभाई थीं। इनके माता पिता का देहांत एक एक्सीडेंट में आमोद और प्रबोधिनी की शादी के 2 महीने बाद हो गया था। 1 महीने पश्चात रंजना प्रबोधिनी के पैर का प्लास्टर कटवाने के लिए अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल लेकर गई थी। जब वह प्रबोधिनी को वापस घर छोड़ने आई तब प्रबोधिनी ने रंजना से कहा कि इस रविवार की छुट्टी के दिन वह उसके घर पर डिनर करने आए। भाई साहब और बच्चे भी मेरे घर खाना खाने आएंगे, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही बच्चे भी आपस में मिल लेंगे। रंजना ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। रंजना की महाराजिन शाम होने से पूर्व प्रबोधिनी के घर आकर रसोई के कामों में लग गई थी। प्रबोधिनी भी उसकी सहायता कर रही थी। अदिति पूछने लगी, माँ, आज इतनी जल्दी और इतने व्यंजन क्यों बन रहे हैं? रसोई से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। प्रबोधिनी ने बताया कि आज रंजना सपरिवार अपने घर डिनर करने के लिए आ रही है, तू भी अच्छे से तैयार हो जाना। शाम को रंजना अपने पति और दोनों बेटों के साथ समय पर
प्रबोधिनी के घर आ गई थी। रंजना के साथ साथ अदिति ने भी बड़ी तत्परता और उत्साह के साथ उन सबका स्वागत किया था। चाय पीने के बाद अदिति वरदान और अभिजीत के साथ बातें करने लगी थी। प्रबोधिनी ने वरदान की ओर देखा और देखती ही रह गई। दुबले पतले ऊंचे कद वाले गौर वर्ण वरदान की शक्ल सूरत पर शालीनता और मुस्कुराहट झलक रही थी। अपने पद के अनुसार दम्भ का नामो निशान नहीं था। वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हंसमुख और मिलनसार स्वभाव वाले रंजना के इस बेटे को देखकर प्रबोधिनी सोचने लगी कि इसके साथ मेरी अदिति की जोड़ी बहुत ही सटीक रहेगी। अदिति के मोहक रूप और दक्षता को देखकर वरदान भी उससे प्रभावित हो रहा था। थोड़े समय उपरांत अदिति ने बड़ी कुशलता के साथ मेज पर भोजन लगा दिया था। बहुत ही खुशगवार माहौल में सबने भोजन किया। वरदान कहने लगा, आंटी, आज की यह शाम लंबे समय तक याद रहेगी। विदा होने तक वरदान की दृष्टि अदिति पर टिकी रही। अदिति भी शर्माती, लजाती और मुस्कुराती रही। चलते समय रंजना ने प्रबोधिनी से कहा कि आज की शाम बहुत सुखद रही। तुमने बताया कि अविनाश बेटा आ रहा है। उसके आ जाने पर अगले रविवार को हमारे घर पर हम सब मिलकर डिनर करेंगे। प्रबोधिनी ने कहा, ठीक है। अविनाश के आ जाने पर रविवार की शाम प्रबोधिनी अपने दोनों बच्चों के साथ रंजना के घर पहुंच गई थी। अदिति ने आसमानी रंग का कसीदे वाला सूट पहना था। इस सूट में उसका रूप खूब निखर रहा था। कुछ क्षणों तक प्रबोधिनी अदिति के निर्दोष, अप्रतिम एवं अनुपम रूप को अपलक निहारती रही। अदिति पूछने लगी, माँ, आप कहाँ खो गई? चलिए न। रंजना के घर पहुँचते पहुँचते शाम ढल चुकी थी। इन लोगों ने देखा कि रंजना सपरिवार अपने बंगले के लॉन में बैठी इन लोगों का इंतजार कर रही थी। इनको देखते ही सब उठकर खड़े हो गए। प्रबोधिनी ने देखा कि वरदान एकटक अदिति को देखे जा रहा था। रंजना के पति कहने लगे, इन लोगों को अंदर लेकर चलोगी या कि यहीं इसी तरह खड़ा रखने का इरादा है? रंजना प्रबोधिनी का हाथ पकड़कर सबको अंदर ले गई। वह कहने लगी, प्रबोधिनी, आज मेरी नज़र अदिति को अवश्य लग जाएगी। बहुत ही सुंदर लग रही है। रंजना के पति ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा, अदिति बिटिया है ही इतनी प्यारी। रंजना के पति कहने लगे, डिनर तो कुछ समय बाद ही करेंगे, तब तक आधा आधा कप काफ़ी हो जानी चाहिए। रंजना उठकर रसोई की ओर जाने लगी। तब अदिति ने कहा, आंटी, आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। अदिति के पीछे पीछे वरदान यह कहते हुए जाने लगा कि चलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। दोनों को साथ जाते हुए देखकर रंजना प्रबोधिनी से कहने लगी, इन दोनों को जरा देखो, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। प्रबोधिनी ने मुस्कुराते हुए रंजना का समर्थन किया। रंजना कहने लगी कि हम दोनों को तो अदिति पहले से ही पसंद थी। अब ऐसा लग रहा है कि वरदान भी अदिति को पसंद करने लगा है। कल जब मैंने अदिति के संबंध में वरदान से पूछा था तब वह मुस्कुराने लगा था। नौकरी उसकी लग गई है, अतः शादी भी मुझे जल्दी ही करनी है। प्रबोधिनी, तुम भाई साहब से आज बात कर लेना। यदि वह सहमत हो तब हम सगाई की छोटी सी रस्म पूरी कर लेते हैं। उनके ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद शादी कर लेंगे। अदिति से भी पूछ लेना। आमोद के ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद अदिति और वरदान की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। अदिति की विदाई की रस्म चल रही थी। तब प्रबोधिनी ने अश्रुपूरित आंखों से रंजना से, जो कि आज से उसकी समधन बन गई थी, कहा, रंजना, मैं अपने बड़े सुंदर सुकोमल नीड़ के बिरवे को आज तेरे बंगले में रोपित कर रही हूँ। अब यह तेरे बंगले में ही पुष्पित, पल्लवित और फलित होकर उसकी शोभा बढ़ाएगा। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ।